जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ एडवोकेट चौधरी रहमान सईद। काफ़ी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप सर 302 पाकिस्तानी पिनल कोड और बाकी जितने भी बड़े बड़े जुराइम हैं उन पे वीडियोस अपलोड करते हैं। जो आम आदमी का मसला है उसको कभी भी आपने मद्देनज़र रखते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आज उन क्वेश्चंस के आंसर के तौर पे मैं 489F जो कि कॉमन इशू है आज के दौर में, उस पर जसारत कर रहा हूँ कि जो बेसिक उसकी एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ और इस तरीके से शेयर कर सकूं कि वो आम आदमी उसकी भी समझ में आए। सबसे पहले इस बात की जानकारी लेना ज़रूरी है कि 489F है क्या। 489F 2002 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको शामिल किया गया पाकिस्तान पिनल कोड में। मुशर्रफ दौर की बात है, गालबन हाँ मुशर्रफ दौर की बात है। उससे पहले 489 तो था, एफ सेक्शन नहीं था, एफ सेक्शन को एड ऑन किया गया। और इसकी ट्रू स्पिरिट क्या है, बेसिक चीज़ क्या है 489F। सेक्शन 489F, कोई शख्स जब कोई चेक इशू करता है या लोन या कोई और जिम्मेदारी पूरे करने के लिए और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो इस जुर्म में 489F का अतलाक होगा और इसकी 3 साल सजा है, या जुर्माना या दोनों। दूसरा, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन इसको सीरियसली डील किया जाता है। नंबर 3, इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चलेगा। अब आगे आते हैं, इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। देखें, पाकिस्तानी पिनल कोड की एक बड़ी खूबसूरती है कि पहले सेक्शन में किसी में भी, जिस तरह 406 है, उसमें उससे पहला वाला सेक्शन 405 में उसको डिटेल से एलबोरेट किया गया है, फिर 406 में उसकी सजा दी गई है। लेकिन 489F में इस तरह नहीं है क्योंकि ये अमेंडेड सेक्शन है। तो अगर आपने 489F को डिटेल से देखना है तो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ही है आई थिंक, उसका सेक्शन 36, सेक्शन 6, सेक्शन 138 टू 141 उसको डिटेल से देखना होगा। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम 489F पे ही रहते हैं। इसके 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इंग्रेडिएंट्स कैसे सामने आए, बैक टू बैक साइटेशंस आई, प्रेसिडेंट सेट किए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। किसी भी चेक को सजा देने के लिए चेक जो अक्यूज है पैरामीटर सेट किए, उसके 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1, इशूंस चेक, चेक को इशू किया गया हो सिग्नेटरी। नंबर 2, पर्पज, मकसद, चेक किसी लोन या जिम्मेदारी पूरा करने के लिए जारी किया गया हो। नंबर 3, डिसऑनर या बाउंस हो जाना, चेक प्रेजेंट किया मुकर्ररा तारीख पे बैंक में, वहाँ से बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया। नंबर 4, सबसे अहम, मेंजरिया, बदनीयती। नीयत क्या थी आपकी, अगर बदनीयती थी तो फिर ये चारों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे और अक्यूज को मुलजम से मुजरम बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब आगे जाते हैं, डिफेंस लिया जाता है। कॉमन डिफेंसेस क्या हैं चेक में कोई भी। नंबर 1, चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया, और बाकी हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों में सारा दिन ये देखते हैं कि जो भी डिफेंस लिया जाता है वो यही होता है कि चेक मैंने सिक्योरिटी मकसद के लिए दिया था। हालांकि उसकी बैक साइड पे गारंटी या सिक्योरिटी चेक नहीं लिखा होता, लेकिन उसको भी किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। नंबर ये डिफेंस लिया जाता है। नंबर 2, डिफेंस लिया जाता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं थी। नंबर 3, जो डिफेंस कॉमन लिया जाता है वो ये है कि चेक मैंने ब्लैंक दिया था, इसमें टाइटल और डेट ये कंप्लेनेंट ने अपनी तरफ से ऐड ऑन की है। इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कैसे डील करता है ये भी किसी और वीडियो पे हम देखेंगे। और तीसरा और चौथा और आखिरी, चेक, ये बहुत कम रेयर होता है, चेक बैंक वालों की गलती की वजह से डिसऑनर हुआ, इस तरह होता नहीं है लेकिन रेयर केसेस में हो जाता है। ये 4 डिफेंस ही कॉमन है जो हमारी मौजूदा अदालतों में हम सारा दिन देखते हैं लिया जाता है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ कि 489F की FIR लॉन्च कैसे होगी। फॉर इंस्टेंस, 5 लाख रुपए मैंने अपने किसी दोस्त से कर्जा के तौर पर लिए और उसे एक मुकर्ररा तारीख का चेक दे दिया, इशू कर दिया सिग्नेचर करके। मुकर्ररा तारीख को वो मेरा दोस्त बैंक में जाता है, चेक को प्रेजेंट करता है, तो लो बैलेंस की वजह से चेक बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है। अब ये केस, सिंपल एग्जांपल है 489F की, उस बंदे पे जिस बंदे ने चेक पे सिग्नेचर किए, अगर वो कंपनी का CEO है वो, या कोई भी सिग्नेटरी है, या किसी ने पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए चेक इशू किया, तो वो बंदा 489F पे को क्या केस जो ट्रायल चलेगा उसको फेस करेगा। केस लॉ दो छोटे छोटे भी बता के केस लॉ पे मैं एंड पे लेके जाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे केस लॉ, एक मोहम्मद आसिफ वर्सेस द स्टेट 2017 SCMR 486, जिसमें सिक्योरिटी चेक पर FIR नहीं होती, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये बयान किया है। दूसरा, तारक महमूद बनाम सरकार 2019 YLR
2253, इसमें मैलाफेडी अटेंशन ज़रूरी है, यानी कि बदनीयती चेक को इश्यूज करते हुए ज़रूरी है। अब आते हैं कि सेक्शन 489F, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग लीगल वेपन है लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होता है। इस मिसयूज को से बचने के लिए केस लॉज कौन कौन से हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने मौजूद ऑडियंस को इस मामले में थोड़ा सा असिस्ट कर सकूं, ब्रीफ कर सकूं। नंबर वन, इसमें अब दो हैं। एक तो हम प्रिंसिपल, थोड़ा सा जो केस लॉज है उसका प्रिंसिपल जो उन्होंने सेट किया है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर की पॉइंट पे भी रहेंगे हम। नंबर वन जो केस लॉ है, मोहम्मद आसिफ बनाम सरकार 2017 SCMR 486। इसमें मौजूद अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ये सेट किया, अगर चेक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया गया हो और उसको डायरेक्टली कोई ताल्लुक ना हो जिम्मेदारी के साथ, तो ऐसे चेक को लायबिलिटी शो नहीं किया जाएगा और सेक्शन 489F का अतलाक नहीं होगा। इसका की पॉइंट ये था कि प्रोसिक्यूशन या मुद्दई मुकदमा को ये साबित करना ज़रूरी होगा कि ये चेक असल में रकम की वापसी के लिए चेक किया गया था। नंबर वन। नंबर टू जो केस लॉ मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, इसमें तारक महमूद वर्सेस द स्टेट। इसमें प्रिंसिपल ये है कि अगर जुर्म में मेंजरिया, बदनीयती शामिल नहीं है, तो ऐसा चेक सिर्फ अगर बाउंस होगा तो 489F का अतलाक नहीं होगा। इसका की पॉइंट था कि अगर मुलजम ने चेक नेक नीयत से दिया और किसी टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्निकल वजह की वजह से वो डिसऑनर हो गया, तो सजा नहीं हो सकती। नंबर तीन जो तीसरा केस मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, उसमें एजाज अहमद बनाम सरकार PLT 2014 सुप्रीम कोर्ट 350 लैंडमार्क साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट की है। इसमें प्रिंसिपल ये था कि सेक्शन 489F का मकसद बदनीयती के से दिए गए चेक पर सजा देना है, लेकिन हर सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल बनाना मकसद नहीं है। मसलन होता किस तरह है, लेन देन का तनाज़ा होता है, प्योर प्रॉपर प्योर सिविल डिस्प्यूट होता है, उसको बदनीयती से क्रिमिनल लिटिगेशन में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे माशरे में आपने देखा है कि जब तक नोटिस सर्व नहीं होगा तो कोई बंदा उसकी तामील नहीं करता, समन्स को समझता नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि अगर फौजदारी पुलिस थाना इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि अब मेरी रिकवरी हो जाएगी, हालांकि 489F को रिकवरी टूल नहीं है। रिकवरी टूल इसके सिमिलरली प्रॉपरली साथ साथ चलेगा ऑर्डर 37 सिविल डिस्प्यूट, सिविल जो है CPC के तहत ऑर्डर 37 केस होगा। 6 मंथ उसका टाइम है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस जो भी मैंने केस लॉ आपको पेश किया, इसका की पॉइंट था कि कोर्ट्स सिविल जिम्मेदारी को फौजदारी मुकदमा में तब्दील करने से बचती हैं और उनको बचना चाहिए भी। 489F, इसको अगर इसके बुनियादी पैरामीटर्स को हमने देखना है तो हमने जाना होगा हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की तरफ, और उसमें सेक्शन 6 डील करता है कि सिग्नेटरी कौन होगा, चेक किसको दिया जाएगा, चेक वसूल करने वाले के क्या क्या हकूक हैं, चेक देने वाला, यानी कि हर चीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ब्रीफली इसको ब्रीफ किया गया है। वो हम किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। आज के लिए 489F इतना ही बहुत है मेरे ख्याल में। 489F है क्या? कोई भी ऐसा चेक जो मैलाफेडी अटेंशन से यानी कि बदनीयती से इशू किया गया हो, उसके 4 लाजमी बेसिक इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। जो लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको 489F में एलिबोरेट नहीं किया गया। वो जो पैरामीटर सेट हुए हैं 4, वो हमारे एपेक्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रॉपर उनकी बैक टू बैक साइटेशंस आई हैं, उन्हीं में से हमने 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मेरे ख्याल में एक्चुअली इतना ही बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।